फार्मा एक स्लीप डिप्राइव्ड रिसर्चर था जो खुद को ओवरवर्क करके एक काउच पर लूजर की तरह मर गया था, लेकिन फिर उसे इसिकाई कर दिया गया एक फैंटेसी वर्ल्ड में जहां वो एक नोबल बन गया था जिसके पास डिवाइन पावर थी। लेकिन जब उसने लोगों को क्योर करने के लिए एक क्लिनिक खोला तो उसने उन्हें इतना जबरदस्त राइज किया कि वो वापस आने लगे, होपिंग करते हुए कि उनको विटामिन डी का टेस्ट मिलेगा। अपनी डेथ के बाद फार्मा जागा डेमाटोटिस फैमिली के यंगेस्ट सन के बॉडी में, जिससे वो काफी कंफ्यूज हो गया। लेकिन उसकी मेड चार्लोट ने बताया कि उसके ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक गिरा था। इस रेवोल्यूशन के बाद फार्मा ने समझा कि ज्यादा काम करने की वजह से उसे ट्रक के पीछे से इसिकाई कर दिया गया। जब चार्लोट ने उसके बैंडेज हटाए तो उसने उसके आर्म पर स्ट्रेंच मार्क देखे और पैनिक कर गई। फार्मा ने समझाने की कोशिश की कि ये मार्क लाइटनिंग स्ट्राइक के कारण है, लेकिन चार्लोट को यकीन था कि ये गॉड ऑफ मेडिसिन के होली मार्क हैं। वो वहीं पर प्रेयर करने लगी। इसके बाद उसने उसे मेनर का टूर करवाया और बताया कि उनका परिवार रॉयल फॉर्मेटिनस और डिवाइन आर्ट के प्रैक्टिशनर का घराना है। चार्लोट ने चेतावनी दी कि अगर वो डिवाइन आर्ट का यूज नहीं करना सीखा तो उसे स्टेट से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि डिवाइन आर्ट का यूज करना नोबिलिटी का मार्क है और उसके बिना वो सिर्फ एक कॉमनर है। इसके बाद फार्मा अपने रूम में गया, ये चिंता करते हुए कि वो कभी डिवाइन आर्ट का यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन जब उसने वाटर मेलिक्यूल्स के मेंटल इमेज बनाई तो वो वाटर मैजिक का यूज करने में सक्षम हो गया। जो उसने किया उससे फैसिनेटेड होकर फार्मा ने सिंपल सब्सटेंस और कंपाउंड्स क्रिएट करना शुरू किया, सिर्फ उन्हें केमिकल स्ट्रक्चर की इमेजिनेशन करके। लेकिन जब चार्लोट कमरे में आई तो उसने उन्हें इरेज कर दिया। चार्लोट ने उसे स्टडी रूम में ले जाकर मेडिकल बुक दिखाया और फार्मा को पता चला कि दुनिया की मेडिकल नॉलेज अभी भी मीडिया इवल एज में फंसी हुई है। बाद में डिनर के दौरान उसके फादर ने बताया कि वो अपनी ट्यूटर एलेनोर के साथ पढ़ाई फिर से शुरू करेगा क्योंकि वो रिकवर हो गया है। अगले दिन फार्मा ने एलेनोर से मुलाकात की, लेकिन वो उस पर सस्पिशियस थी और कहा कि वो डिफरेंटली बोलता और एक्ट करता है। शुक्र है फार्मा ने उसे समझाया कि वो अभी भी लाइटनिंग स्ट्राइक इंसिडेंट से रिकवर कर रहा है। ये सुनकर एलेनोर ने उसे डिवाइन आर्ट का सही यूज सिखाने का फैसला किया। लेसन के दौरान उसने बताया कि हर नोबल का एक गार्डियन डेटी होता है और उनके परिवार का गार्डियन डेटी पेनाथियोस है। फिर वो नदी के किनारे डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिस करने गए, लेकिन चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जब फार्मा ने वाटर स्पेयर बनाने की कोशिश की। एलेनोर ने डिवाइन मीटर से उसकी डिवाइन पावर लेवल चेक किया और ओवरलोड देखकर ब्रेकआउट कर गई। फार्मा ने समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ, लेकिन एलेनोर ने उसकी ग्लोइंग मार्क को देखा और चार्लोट की तरह उन्हें पानाथियोस के होली मार्क कहा और वार्निंग दी कि उन्हें किसी को दिखाना नहीं चाहिए। स्टेट लौटते समय वो एक ब्रेक पर रुके और फार्मा ने एलेनोर को चेयर अप करने के लिए कहा कि वो अपने हाथों को ग्लासेस की तरह इस्तेमाल करे। इस दौरान उसने गलती से अपना डिवाइन आई एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसने देखा कि एलेनोर का फिंगर स्प्रेंट है। इससे एलेनोर की थ्योरी और मजबूत हो गई कि फार्मा गॉड फेनाटियस है और जब वो डर के मारे चिल्लाई और भाग गई तो फार्मा ने उसे वापस आने के लिए बुलाया, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। अगले दिन ब्रूनो ने फार्मा को बताया कि एलेनोर ने फीवर के कारण पढ़ाई छोड़ दी है और उसने पूछा कि क्या फार्मा को इसका रीजन पता है। फार्मा ने कहा नहीं, क्योंकि वो पिछले दिन की घटनाओं को बिना पागल लगे समझा नहीं सकता था। ब्रूनो ने उसे पोशन और लेटर एलेनोर को देने को कहा, लेकिन फार्मा ने पोशन को एनर्जी ड्रिंक पाया, इसलिए उसने फीवर के लिए असिट मेनेफेन और फिंगर के लिए लेप बनाया। एलेनोर के घर वो आर्मर पहने फार्मा से मिली क्योंकि उसे लगा फार्मा उसे साइलेंस करने आया है। फार्मा ने बताया
कि वो सिर्फ मेडिसिन और लेटर देने आया है और उसने तुरंत मेडिसिन दिया। एलेनोर ने पॉइजन समझकर लेने से मना कर दिया, लेकिन फार्मा ने उसे मनाया कि ये पॉइजन नहीं है। उसने जुस्सू से भी बात नहीं किया कि वो टीचर बने रहे, लेकिन एलेनोर ने मन नहीं बदला। फार्मा ने उसे बुकेट दिया और कहा कि वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर चला गया। अकेले एलेनोर ने सोचा कि मेडिसिन फेंक दे, लेकिन फार्मा को हार्मलेस लड़का समझकर उसने मेडिसिन लेने का फैसला किया। अगले दिन वो आर्मर पहने फार्मा के पास आई और कहा कि वो ट्यूटर बने रहेगी। फार्मा ने पूछा आर्मर क्यों पहनी है, तो उसने कहा कि वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि फार्मा अब ओवर पावर्ड एमसी में से एक है। ग्रेटफुल फार्मा ने धन्यवाद दिया, लेकिन एलेनोर ने कहा कि वो थैंकफुल है क्योंकि फार्मा का बनाया मेडिसिन किसी भी ड्रग से बेहतर काम कर गया। उसने बताया कि ट्रेनिंग आर्क एक अनहैबिटेड आइलैंड पर होगा ताकि उसकी पावर सीक्रेट रहे। आइलैंड पर एलेनोर ने स्पेल्स दिखाए और फार्मा को इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन वो अभी भी अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसने भरोसा दिलाया कि टाइम के साथ वो डिवाइन आर्ट कंट्रोल कर लेगा और उसे पढ़ाना जारी रखेगी। बाद में फार्मा अपने घर के सीढ़ियों पर बैठा था, डिवाइन आइस से स्टाफ की डायग्नोस के नोट्स बना रहा था। जब वो ऐसा कर रहा था तो उसने जाना कि जब पूरी रिकवरी पॉसिबल होती है तो वो लाइट गायब हो जाती है और जब पॉसिबल नहीं होती तो लाइट सिर्फ डीप हो जाती है। इसके बाद उसने अपना फ्री ट्रीटमेंट स्कीम शुरू करने का फैसला किया। सबसे पहले उसने चार्लोट के लिए एक रेमेडी बनाई, क्योंकि उसने देखा कि उसके हाथ ड्राई थे। अपनी नॉलेज और डिवाइन आर्ट का यूज करके उसने एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम और स्टेरॉइड लेप बनाया और चार्लोट को देने गया। लड़की मेडिसिन पाकर बहुत खुश हुई और पूछा कि क्या वो इसे अपनी मॉम और अदर सर्वेंट के साथ शेयर कर सकती है। फार्मा ने जवाब दिया कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने स्टाफ के लिए भी कुछ चीजें पहले ही तैयार रखी थी, जिससे वो हैरान रह गई। फार्मा ने सेंटा क्लॉज के रोल के बाद कहा कि स्टाफ की रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड थी। चार्लोट ने समझाया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें कभी अपने मास्टर से मेडिसिन नहीं मिली थी, जो फार्मा को चौंका गया। उसने पूछा कि ऐसा क्यों था, तो चार्लोट ने कहा कि एरिस्टोक्रेटिक फार्मेसिक आम लोगों की जांच नहीं करते थे, और अगर करते भी थे तो आम लोग इतने गरीब थे कि उनकी दवाइयां अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये सुनकर फार्मा उदास हो गया और कहा कि आगे से वो मेडिसिन उन सभी के लिए अवेलेबल कराना चाहता है जिन्हें इनकी जरूरत है। कुछ दिनों बाद जब फार्मा अपनी फैमिली के साथ नाश्ते पर था, उसके फादर ने बताया कि ब्लेंचे को चिकन फॉक्स हो गया है और अगले 3 हफ्ते तक उससे दूर रहने को कहा। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि फार्मा उसे देख सकता है क्योंकि वो पहले चिकन फॉक्स से गुजर चुका था, लेकिन केयरफुल रहने को कहा क्योंकि री इन्फेक्शन पॉसिबल था। ब्रूनो की डिजीज के बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज ने फार्मा को प्रभावित किया, क्योंकि उसने सोचा था कि उस दुनिया के लोगों के पास डिजीज के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। ब्रेकफास्ट के बाद फार्मा लेब गया और ब्लेंचे के इलाज के लिए एसाइक्लिवियर और वलाक्लिवियर तैयार की। दवा तैयार होने के बाद वो चुपके से ब्लेंचे के कमरे में गया और डिवाइन आई से उसकी जांच करने के बाद उसे मेडिसिन लेने के लिए मना लिया, जिसे उसने एक मैक्रोन के अंदर छुपा दिया। दवा लेने के बाद ब्लेंचे ने पूछा कि ये दवा कहाँ से मिली, क्योंकि उनके फादर ने कहा था कि चिकन फॉक्स का कोई इलाज नहीं है। फार्मा इस क्वेश्चन से चौंक गया, लेकिन जल्दी से समझा कि उसने इसे एक नई किताब में पढ़ा है और उसे सीक्रेट रखने को कहा। अगले ही पल ब्लेंचे ने अपना बॉडी खुजलाना शुरू कर दिया, तो फार्मा ने उसे रोकते हुए कहा कि ऐसा मत करो क्योंकि इससे वायरस फैल सकता है। इस शब्दों से अनजान ब्लेंचे ने एक्सप्लेनेशन मांगी, तो फार्मा ने बताया कि ये एक इविल स्पिरिट है जो बहुत छोटा है और दिखाई नहीं देता। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि ये वायरस को इविल स्पिरिट बोल रहा है, ठीक है, ना कि अपने जो माता जी आती हैं उनको। चिकन फॉक्स को नहीं बोल रहा वो, और वो उनकी माइंडसेट है, अपनी नहीं, और अपने को दूसरे से कोई लेना देना नहीं, बस खत्म बात। इससे उसकी बहन डर गई, लेकिन फार्मा ने उसे श्योर किया कि डरने की कोई बात नहीं है और उसने उसके साथ ज्यादा समय बिताने का वादा किया। कुछ दिन बाद जब ब्रूनो ने ब्लेंचे की जांच की तो उसने नोटिस किया कि
कि उसकी रिकवरी तेज है और लड़की ने कहा कि ये एक सीक्रेट है। उसी दिन फार्मा ने एक हैंडल्ड माइक्रोस्कोप बनाया ताकि वो ब्लेंचे को दिखा सके कि वायरस और बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं। जैसे ही उसने माइक्रोस्कोप बनाया, किसी ने दरवाजा खटखटाया और बताया कि उसके फादर उसकी अपीयरेंस चाहते हैं। स्टडी में पहुंचकर ब्रूनो ने फार्मा को बताया कि उन्हें पैलेस जाना होगा क्योंकि एम्प्रेस एलिजाबेथ बीमार है और उन्हें अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। फार्मा उसके फादर की बात सुनकर शॉक्ड था, लेकिन जब उसने उसके फादर की खांसी देखी तो शौक कम हो गया। उसने डिवाइन आईज से ब्रूनो की जांच और डायग्नोसिस करने की कोशिश की, लेकिन ब्रूनो ने उसे रोका। इसीलिए उसने फैसला किया कि पैलेस जाने के बाद जांच करेगा। पैलेस पहुंचने पर उन्हें चीफ रॉयल फिजिशियन क्लोड ने वेलकम किया, जिसने ब्रूनो को बताया कि एम्प्रेस की कंडीशन खराब हो गई है। वो एम्प्रेस के कमरे में गए जहां अदर फिजिशियंस इंतजार कर रहे थे और फार्मा ने अपने फादर को एम्प्रेस पर कुछ टेस्ट करते देखा। रिजल्ट को ध्यान से देखने के बाद ब्रूनो क्लोड और एस्ट्रोनॉमर्स से बात करने गया, जिन्होंने बताया कि स्टार सही तरीके से अलाइंड नहीं है। इसका मतलब था कि एम्प्रेस के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ब्रूनो ने एक स्लीपिंग पोशन बनाया और एम्प्रेस से उसे इनहेल करने को कहा, आश्वासन देते हुए कि वो ठीक हो जाएगी। फार्मा ने देखा कि वो उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे थे। जब उसने क्लाउड को पृष्ठ बुलाने के लिए कहते सुना तो वो अनोइड हो गया। उसने डिवाइन आई से एम्प्रेस की जांच की और पाया कि उसकी बीमारी ट्यूबरक्यूलोसिस है, जिसे वो व्हाइट डेथ कहते थे। फार्मा के अपने वर्ल्ड में ये इलाज करना बहुत इजी होता, लेकिन इस वर्ल्ड में मेडिकल नॉलेज लिमिटेड थी। वहाँ जानता था कि वो स्क्रूटनी के लिए खुद को एक्सपोज करेगा। जैसे ही वो इंटरफेयर करने का सोच रहा था, यंग प्रिंस लोस कमरे में आया और अपनी मॉम के पास दौड़ा। उसका रिटेनर उसे मॉम को आराम करने देने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़का मना कर रहा था और अपनी मॉम को पकड़कर रो रहा था। फार्मा एम्प्रेस के पास गया और इलाज करने की परमिशन मांगी। उसने कहा कि उसकी बीमारी के लिए न्यू मेडिसिन है, जिससे सभी शॉक्ड हो गए और उसके फादर ने पूछा कि क्या वो अपना दिमाग खो चुका है। जब उसके फादर ने फार्मा को हटाने की कोशिश की तो एम्प्रेस ने उसे रोक दिया और फार्मा से पूछा कि क्या वो कंफर्म है कि उसकी दवा काम करेगी। फार्मा ने आश्वासन दिया कि दवा काम करेगी, इसलिए उसने अपनी जान उसके हाथों में सौंप दी और दवा तैयार करने की अनुमति दी। इसके बाद फार्मा पैलेस के एक लैब में खुद को बंद कर लिया, दरवाजे को आइस से जाम कर दिया ताकि उसके फादर अंदर ना आ सके। अपने अंदर के इंस्टिंक्ट को टेपिंग करते हुए उसने आसानी से समझा कि बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बनने से रोकने के लिए उसे कम से कम 3 या 4 ड्रग की जरूरत है। इस सोच के साथ उसने आइसोनिजिड, पायराजीमानाइड, एथम्बुतोल और रिफाम्पिन के केमिकल स्ट्रक्चर लिखे और उन्हें एक साथ कंबाइन किया। जैसे ही वो दवा बना रहा था, ब्रूनो ने दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया और पूछा कि फार्मा क्या कर रहा है। फार्मा ने जवाब दिया कि वो एम्प्रेस के लिए मेडिसिन तैयार कर रहा है, लेकिन ब्रूनो ने उसे बेवकूफी बंद करने को कहा। ब्रूनो ने कहा कि व्हाइट डेथ का कोई इलाज नहीं है, जिससे फार्मा हैरान रह गया क्योंकि उसे पता नहीं था कि ब्रूनो को एलिजाबेथ की बीमारी का सही कारण पता था। ब्रूनो ने फार्मा को समझाने की कोशिश की कि वो अपनी बेवकूफी छोड़ दे कि वो एम्प्रेस को बचाने वाला है, लेकिन फार्मा ने कसम खाई कि दवा अवेलेबल है। उसने ब्रूनो को भी दवा लेने की जरूरत बताई, जिससे ब्रूनो चौंक गया क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपनी खांसी के प्रॉब्लम के होने का राज छुपा लिया था। फार्मा फिर से दवा बनाने लगा, लेकिन ब्रूनो ने फिर से इंटरफेयर किया और अपने डिवाइन आर्ट से फॉर्मूला वाला कागज डिस्ट्रॉय कर दिया। नाराज फार्मा ने ब्रूनो की तरफ देखा, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला क्योंकि ब्रूनो ने अपनी छड़ी और आइस स्पाइक उसके ऊपर ताने हुए पूछा कि वो क्या बना रहा है। जब फार्मा ने जवाब दिया तो ब्रूनो ने सोचा कि ये कोई पॉइजनस लेप है और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगा। फार्मा ने आइस बैरियर बनाकर उसे रोका। ब्रूनो फिर से हैरान रह गया और इस बार उसने पूछा कि फार्मा कौन है, लेकिन फार्मा सिचुएशन समझ नहीं पाया। एक्साइटेड ब्रूनो ने फार्मा की मेडिकल जर्नल उठाई और उसे पलटने लगा। उसने पूछा कि ये क्या है, तो फार्मा ने बताया कि ये नई दवाइयाँ हैं। उसने कहा कि उसे सब
सपने में मिली जब वो बिजली की चपेट में आ गया था, जो कि झूठ था। लेकिन ब्रूनो शायद ऐसा सोचता अगर उसने फार्मा के ग्लोइंग मार्क नहीं देखे होते। इंटरेस्ट लेते हुए ब्रूनो ने सोचा कि पेनाथियोस ने फार्मा को आशीर्वाद दिया है और आश्चर्यचकित था कि कहानी में क्या मोड़ आ रहा है। फार्मा ने उससे रिक्वेस्ट किया कि वो एम्प्रेस को दवा दे और दावा करे कि उसने दवाई बनाई है ताकि वो अदर डॉक्टर और फार्मासिस्टों के बीच अपनी इज्जत बचा सके। आश्चर्यजनक रूप से ब्रूनो ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, कहा कि जो दवा कोई बनाता है वही उसे देना चाहिए। उसने जोड़ा कि क्योंकि एम्प्रेस ने अपनी जान फार्मा की दवा पर दांव लगाई है, इसलिए उसे भी अपनी जान दवा देने पर दांव लगानी होगी क्योंकि वो फार्मास्टिक है। फार्मा ने उसके वर्ड को सहमति जताई और बैरियर हटाकर काम पर लौट गया। ब्रूनो ने फार्मा को काम करते देखा और बचपन में जब वो कंपाउंड बनाने में असफल होता था तो रोता था। वो याद किया, उसने पूछा कि क्या फार्मा उसका बेटा है और फार्मा ने कहा कि वो खुद को ऐसा मानता है। कुछ देर बाद फार्मा दवा लेकर एम्प्रेस के कमरे में वापस आया। दवा देने से पहले उसने अपना मिनी माइक्रोस्कोप निकाला और ब्रूनो द्वारा दिए गए सैंपल का स्टेम दिखाया। उसने एम्प्रेस से कहा कि इसे अपनी आंख के पास लेकर हॉल से रोशनी की ओर देखे। जब उसने ऐसा किया तो वो बैक्टीरिया को देखकर आश्चर्यचकित हुई और डिवाइस क्लोड को दिखा दिया। सभी कोर्ट फिजिशियन और फार्मासिस्ट पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिस्ट को देखकर दंग रह गए। एम्प्रेस ने पूछा कि वो क्या है। फार्मा ने बताया कि उन्हें बैक्टीरिया कहते हैं और वो उसकी बीमारी के जिम्मेदार हैं। हालांकि उसने आश्वासन दिया कि अगर वो दवा आधे साल तक सही तरीके से लेती रही तो वो ठीक हो जाएगी। एम्प्रेस की पूरी तरह ठीक होने में आधा साल लगने की बात सुनकर क्लाउड ने शिकायत की, लेकिन एलिजाबेथ ने दवा लेने का फैसला किया। फार्मा ने दवा 2 कपड़ों में डाली, एक एम्प्रेस के लिए और दूसरा खुद के लिए, ताकि साबित कर सके कि वो लेडी को रिकानेशन करने की कोशिश नहीं कर रहा। जब एम्प्रेस ने अपनी दवा पी ली तो फार्मा ने कमरे को एड्रेस करते हुए कहा कि न्यू मेडिसिन के साथ उन्हें व्हाइट डेथ से लोगों को खोने की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर लोग खुश हुए और एक अवेकन साइंटिस्ट की तरह उन्होंने फार्मा से उन चीजों के बारे में सवाल पूछना शुरू किया जो वो नहीं जानते थे। उस रात जब ब्रूनो और फार्मा घर लौटे तो ब्रूनो फार्मा को गौर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उस लड़के की तुलना अपने पाले हुए लड़के से की। कंक्लूजन निकाला कि वो एक ही पर्सन नहीं थे। जब वो स्टेट पहुंचे तो फार्मा ने एक और दवा का बैग निकाला और ब्रूनो को लेने को कहा। शुरुआत में ऐसा लगा कि ब्रूनो नहीं लेगा, लेकिन पेनाथोस और उसके ब्लेसिंग के बारे में लंबा भाषण सुनने के बाद उसने दवा ले ली। फार्मा ने ब्रूनो से कहा कि वो उसे गाइडलाइन देता रहे ताकि वो साथ मिलकर मेडिसिन के रास्ते पर चल सके। ब्रूनो खुशी खुशी सहमत हो गया। 3 महीने बीत गए और फार्मा और ब्रूनो के बीच एक आरामदायक रिश्ता बन गया जहां वो मेडिसिन के नॉलेज को शेयर करते थे। ब्रूनो ने बताया कि कॉलेज ऑफ मेडिसिन चाहता है कि व्हाइट डेथ की दवा का रेसिपी पब्लिक किया जाए। हालांकि उसने एक बहाना बनाया कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से फार्मा ने कहा कि वो रेसिपी को पब्लिक करने की प्लान बना रहा है क्योंकि वो मानता है कि सभी यूजिंग नॉलेज सभी के साथ शेयर किया जाना चाहिए। ऐसा करने से अदर लोग भी अपनी नॉलेज शेयर करेंगे और इससे डिस्कवरीज हो सकेगी। ब्रूनो ने बताया कि हर कोई फार्मा के अप्रोच से चीजें नहीं समझेगा क्योंकि इसका नॉलेज और फेथ फार्मास्यूटिकल परसेप्टिव से है। ये एक नोबल के बीच हेरेसी है और वो उसे हमेशा के लिए चुप कराने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उसे केयरफुल रहना होगा। एम्प्रेस की बीमारी की बात करते हुए ब्रूनो ने कहा कि अफवाहें हैं कि उसे व्हाइट डेथ से निशाना बनाया गया था। फार्मा ने माना कि ये अफवाहें एग्जैगरेटेड है क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन की बीमार पड़ने की संभावना लगभग 10% है। ब्रूनो ये नई इन्फॉर्मेशन सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और जब उसने फार्मा से पूछा कि क्या पेंथोस ने ये उसे बताया तो उसने हाँ कहा। ज्यादा पूछताछ से बचने के लिए फार्मा ने माफी मांगी और एम्प्रेस से मिलने चला गया और इतनी तेजी से वहाँ से निकल गया जिसे कोई चीटिंग करते पकड़ा गया हो। पैलेस पहुँचने पर नो ने उससे रोककर पूछा कि एम्प्रेस का इलाज करने के लिए वो किस तरह का रिवार्ड चाहता है। उसने कहा कि लेडी उसकी जान बचाने के लिए उसे इनाम देने पर विचार कर रही है, इसीलिए वो जानना चाहता है कि फार्मा क्या चाहता है। उसने सोचा कि फार्मा पैसा, पावर, एरिया या फेम में इंटरेस्ट रखेगा, लेकिन फार्मा ने कहा कि वो बाद में एक फार्मेसी खोलना चाहता है जबकि वो एम्प्रेस की देखभाल कर रहा था। एम्प्रेस ने
स्वीकार किया कि जब वो 3 महीने पहले होपलेसली डेथ बेड पर थी तो वो डिस्पेयर की गहराइयों में गिर गई थी। उसने कहा कि अगर फार्मा कैपिटल इरविंग जितना कन्विंसिंग नहीं होता तो वो कभी नहीं मानती कि वो ठीक हो जाएगी और दवा नहीं लेती। उसकी बीमारी के बारे में जो बात उसे सबसे ज्यादा दुखी करती थी वो ये थी कि वो एम्पायर की सबसे शक्तिशाली पर्सन जैसी सिक्योर हो गई थी। अब वो महसूस नहीं करना चाहती थी कि वो थ्रोन रखने और अपने लोगों पर शासन करने के योग्य है। फार्मा ने उसे ये भाषण देने के बजाय पूछा कि जब वो बीमार पड़ी थी तो उसे सबसे ज्यादा किसकी जरूरत थी। एलिजाबेथ ने जवाब दिया कि उसका बेटा लूकस। फार्मा ने उसे सलाह दिया कि वो मॉम के नजरिए से चीजों को सोचे। उसने कहा कि जिस तरह लुइस उससे प्यार करता था और उसे जरूरत थी, ठीक उसी तरह राज्य के लोगों को भी उससे प्यार करते थे और उसकी जरूरत थी। उसके शब्दों ने एलिजाबेथ को एक अलग नजरिए से चीजें देखने पर मजबूर किया और उसकी यूजलेसनेस की भावना दूर हो गई। जब वो फार्मा के साथ हंसी, जाने से पहले उसने उसे सलाह दी कि वो अपनी दूसरी जिंदगी को पहले से बेहतर तरीके से जिए, क्योंकि वो भी ऐसा ही करने का इरादा रखता था। कुछ महीने बीत गए और पूरी तरह से हेल्दी हुई एम्प्रेस ने ब्रूनो को बुलाया क्योंकि वो फार्मा के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती थी। कुछ दिन बाद महल में एक गेट टुगेदर हुआ जिसमें ब्रूनो ने फार्मा को साथ ले आया। समारोह के दौरान एम्प्रेस ने ब्रूनो को मार्केरा का एरिया दिया जो अपनी मेडिकल हर्ब के लिए जाना जाता था। उसकी रिकवरी में भूमिका के लिए इनाम के रूप में फार्मा को भी अप्रेंटिस से रॉयल फार्मास्टिक के पद पर ग्रोथ मिली और उसने उसे कैपिटल में एक फार्मेसी खोलने की अनुमति देकर आश्चर्यचकित किया। कुछ दिन बाद महल द्वारा हायर्ड वर्कर मेडिस परिवार के स्टेट पर आए और फार्मा को बताया कि एम्प्रेस ने उनकी फार्मेसी बनाने का ऑर्डर दिया है। एलेनोर भी आई और बताया कि ब्रूनो ने उसे फार्मा की मदद करने के लिए कहा। मेंस ने कहा कि उन्हें फ्लोर प्लान चाहिए होगा जिसे फार्मा ने दिया। दोपहर को जब फार्मा डेवलपिंग प्लेस पर चेकिंग करने गया, फॉरमैन ने पूछा कि क्या वो फार्मेसी का नाम क्या रखना चाहता है। फार्मा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे रिकार्नेशन फार्मेसी मिलेगी और किसी कारण से फॉरमैन ने समझ लिया कि सही नाम चुना गया है, इसलिए शॉप का नाम पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी रखा गया, जिसे फार्मा ने अजीब समझा लेकिन इल्नोर ने इसे अनोखा कहा। फार्मा ने समझाने की कोशिश की कि वो पहले से मौजूद फार्मेसी में अलग दिखना नहीं चाहता, लेकिन एल्नोर ने कहा कि फार्मास्यूट गिल्ड से टकराव डेफिनेटली है। फार्मास्यूटिस्ट गिल्ड का मैन बताया क्लियर था कि वो शांति से नहीं आया था, लेकिन फार्मा ने उसकी तानों को आसानी से टाल दिया जिससे वो छोटा बूढ़ा मूर्ख लगने लगा। फार्मा ने पूछा कि क्या उसे अपनी फार्मेसी चलाने के लिए गिल्ड में शामिल होना होगा और वार्नो ने कहा कि वो सिर्फ कॉमनर को मेंबरशिप देते हैं। फार्मा को ये जवाब उम्मीद थी, इसीलिए परेशान नहीं हुआ, लेकिन वेरने को ये बात बुरी लगी। उसने कहा कि उसे यकीन है कि फार्मा के सामने डियोर के नए कलेक्शन जितने महंगे होंगे, लेकिन फार्मा ने आश्वासन दिया कि उसकी फार्मेसी में सब कुछ कम कीमत पर होगा। ये बात वार्नो को चौंका गई क्योंकि उसे नहीं लगा था कि एस्ट्रोक्रेसी को कम कीमतों का मतलब पता होगा। जब उसने शिकायत शुरू की तो एलेनोर ने बीच में आकर कहा कि अगर वो लड़ाई चाहता है तो वो खुशी खुशी उसका सामना करेगी और डर के मारे वो भाग गया। कुछ दिन बाद फार्मेसी पूरी हुई और सब कुछ चेक करने के बाद फार्मा ने कहा कि उसे कोई चाहिए जो उनके फाइनेंस संभाले। चार्लोट ने सेल्फ सर्विस की, लेकिन फार्मा ने कहा कि उन्हें क्लाइंट टाउन की जरूरत नहीं है। लड़की ने बार बार कहा कि वो यूजफुल हो सकती है, इसलिए उसे खुद करने के लिए उसने उसे एरेंड गर्ल के रूप में रखा। उस दिन बाद में जब वो घर पहुंचा तो उसने हॉलवे में ब्लेंचे और कुछ स्टाफ को देखा जैसे कोई मर गया हो। क्यूरियस होकर उसने पूछा क्या हुआ और कैड्रिक ने उसे अपनी अचानक रिटायरमेंट के बारे में बताया जो फार्मा को चौंका गया। पता चला कि ब्रूनो ने कैड्रिक को लगभग निकाल दिया था क्योंकि उसके घुटने खराब हो गए थे। ये सुनकर फार्मा ने कैड्रिक का इलाज करने की पेशकश की, वादा किया कि इलाज के बाद वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने कहा कि उसे उसके लिए काम करना होगा। कैड्रिक के सहमत होने पर फार्मा के फादर के स्टडी में गया और बताया कि वो कैड्रिक को अपनी जॉब पर ले जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से ब्रूनो को इससे कोई भी आपत्ति नहीं थी। उसने फार्मा को पैसे से भरा एक चेस्ट दिया और कहा कि कैड्रिक के होने से उसे अपने पैसे खोने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उस समय फार्मा को एहसास हुआ कि उसके पिता ने सब कुछ इस तरह से सेट किया था
ताकि वो केंड्रिक को नौकरी पर रख सके और वो आभारी महसूस करने लगा। कुछ टाइम बाद फार्मा ने ऑफिशियल रूप से अपनी दुकान खोली और उसका इनॉग्रेशन स्पीच मिक्स रिएक्शन प्राप्त हुआ। कुछ कॉमनर जिसमें वेरनर बीता सोचते थे कि वो सिर्फ एक ट्रस्ट फंड बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के पैसे से खेल रहा है, जबकि अदर उसकी इंटरेस्ट रखते थे। एक महीने बाद बिजनेस उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा था, इसलिए फार्मा ने जोर से सोचा कि कैसे इस जगह को एक घोस्ट टाउन से ट्रैवलिंग बिजनेस में बदला जाए। एलोन ने आश्वासन दिया कि न्यू बिजनेसमैन के लिए स्लो शुरुआत आसान है, खासकर जब मालिक एरिस्टोक्रेट हो। उसने कहा कि कॉमनर उन्हें प्लगयू की तरह टालते हैं और एरिस्टोक्रेट स्टोर में जाने के बजाय ऑर्डर्स देना पसंद करते हैं। उनके टी ब्रेक के दौरान चार्लोट आई और कॉमनर्स के बीच गई, सर्वे के रिजल्ट लाई जिसमें पता चला कि वो दुकान पर क्यों नहीं आ रहे। सबसे आम जवाब था कि उन्हें बिल्डिंग के बाहर इंपीरियल सील डरावना लगता है। दूसरा था कि वो फार्मा को ऑफेंड करने से डरते हैं क्योंकि वो इटिकेट नहीं जानते हैं, मतलब कि डिसिप्लिन शिष्टाचार। तीसरा था उनके कपड़े, क्योंकि वो सोचते थे कि उनके फटे पुराने कपड़े ऐसी जगह के लिए यूजफुल नहीं है। चौथा था दुकान के बाहर तैनात इंटीमेटेड गार्ड। पांचवा था कि लोग फेट नहीं करते थे कि एक अंडर डेवलप्ड आदमी जैसे फार्मा मेडिसिन के बारे में नॉलेजेबल होगा। अदर जवाबों में लोगों की साइंस को पढ़ने में इनएबिलिटी और कीमतें बहुत ज्यादा होने का डर शामिल था। ये सब सुनकर टीम ने तय किया कि किन एरिया पे काम करना है और उन्हें सुधारने के लिए विचार लगाएंगे। उस दिन बाद में जीन फार्मेसी का एकमात्र रेगुलर कस्टमर सेलोर कैंडी लेने आया, जबकि फार्मा उसका ऑर्डर तैयार कर रहा था। आदमी ने पानी पीते हुए कहा कि ये हमेशा फ्रेशिंग होता है। फार्मा ने पूछा कि क्या वो अक्सर समुद्र पर जाता है और बताता है कि सेलर कैंडी में विटामिन सी होता है जो स्कवी से बचाता है। जिन ने फार्मा के सवाल का जवाब भी नहीं दिया और जल्दी से दुकान छोड़ने का बहाना बनाया। आश्चर्यजनक रूप से फार्मा ने उसके व्यवहार को अनयूजुअल नहीं समझा और उसे बाय कहा कि फिर मिलेंगे। हालांकि जब फार्मा फार्मेसी के बाहर निकला तो उसने जीन को कुछ लोगों के साथ बात करते देखा और सोचा कि वो कौन है। वो ग्रुप के पास जाने का फैसला करने वाला था कि उसके पेरेंट्स कुछ क्लियर भेस में आ गए। अपनी शर्म को किनारे करते हुए फार्मा ने उन्हें दुकान में इनवाइट किया और बातचीत के दौरान उसके फादर ने दुकान का टूर मांगा। फार्मा खुशी खुशी उन्हें दिखाने को तैयार हो गया। उसने हर फ्लोर का टाइम लेकर चेकिंग करवाया और बताया कि वहाँ क्या क्या है। टूर के बाद ब्रूनो ने फार्मा की प्रशंसा की, कहा कि उसने एक अच्छी दुकान प्लेस्ड की है, जिससे फार्मा को प्राउड महसूस हुआ। लेकिन उसकी सेल्फ स्टीम धीरे धीरे कम होने लगी, जैसे तुम लोगों की हेयरलाइन। जब ब्रूनो ने शॉप में कस्टमर्स ट्रैफिक के बारे में पूछा तो फार्मा ने माना कि कुछ नोबल और मर्चेंट तो आते हैं, लेकिन कॉमनर्स ने शॉप में कदम रखना भी मना कर दिया। ये सुनकर बिट्रिक ने सुझाव दिया कि फार्मा एरिस्टोक्रेट को कॉस्मेटिक बेचना शुरू करे। उसने समझाया कि अगर एरिस्टोक्रेट के बीच ये पॉपुलर हो जाए और कॉमनर्स को पता चले कि कीमतें अफोर्डेबल है तो वो शॉप पर बीज की तरह टूट पड़ेंगे। फार्मा ने इस डिसीजन पर ध्यान से विचार किया और अपनी पिछली जिंदगी की मेमोरीज को ताजा किया। जब वो एक कॉस्मेटिक कंपनी के साथ काम करता था, उनके प्रोडक्ट की टेस्टिंग और सेफ्टी एवोल्यूशन करता था। उसने इसे अपनाने का फैसला किया। ब्रूनो तुरंत कहा कि अगर फार्मा अपनी मॉम की सलाह मानने वाला है तो वो व्हाइट फेस पाउडर का बिजनेस नहीं कर सकता। उसने बताया कि व्हाइट पाउडर के लगातार यूज से लोग मर जाते हैं, लेकिन उसकी वाइफ ने कहा कि वो पैरानोइड है। फार्मा ब्रूनो की डिटेक्टिव एबिलिटी से प्रभावित था, क्योंकि सच में व्हाइट पाउडर में हार्मफुल हेवी मेटल्स होते हैं जो मौत का कारण बनते हैं। ब्रूनो ने यह भी बताया कि कुछ लेडीज नेचुरल पेन स्किल पाने के लिए ब्लड लीडिंग का सहारा लेते हैं, जो उसने सबसे फूलिश बात मानता है। उसकी वाइफ ने कहा कि वो समझती है कि लेडी ऐसा क्यों करती है, लेकिन ब्रूनो ने कहा कि उसे उनकी तरह होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही खूबसूरत है। अपने पेरेंट्स को प्यार में पागल यंग्स की तरह व्यवहार करते देख फार्मा को झिझक हुई, लेकिन शुक्र था कि कोई दुकान में आया और उसे बचा लिया। वो पर्सन बताने लगा कि उसकी मिस्ट्रेस कैरिज में गिर पड़ी, तो फार्मा ने उसे वहां ले जाने को कहा। कैरिज पर पहुंचकर उसने देखा कि लेडी पेल लग रही थी, लेकिन वो बातचीत कर सकती थी और वो सवालों के जवाब दे रही थी। अपने डिवाइन आईज से उसने जांच की कि कहीं कोई छुपे हुए लक्षण तो नहीं है और पाया कि वो पूरी तरह हेल्दी है। ये देखकर वो परप्लेक्स
एक्सॉस्टेड हो गया। लेकिन जब उसने उसके हाथ पर कुछ स्कार्स देखे तो समझ गया कि उन लेडियों में से है जो ट्रीटमेंट के बाद ब्लड लीटिंग करती है। वो लेडी ने बताया कि उसने ब्लड लीटिंग इसलिए किया क्योंकि वो जिस आदमी से प्यार करती थी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था और वो उससे वापस पाने के लिए अपनी स्किन को और पेल बनाना चाहती थी। फार्मा और एलेनोर ने उसे ब्लड लीटिंग के रिस्क समझाए। फिर फार्मा ने उसे कुछ मेडिसिन दी और कहा कि वो व्हाइट पाउडर का यूज बंद करे। लड़की चोलो ने कहा कि वो व्हाइट पाउडर छोड़ नहीं सकती, तो फार्मा ने कहा कि वो एक हफ्ते बाद सेफ पाउडर लेने आए। उस हफ्ते में फार्मा ने चेलो के लिए प्रोटोटाइप क्रीम तैयार किया और जब उसकी टीम ने उसे देखा तो हंसते हुए पूछा कि क्या वो मीम बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या ये स्किन के लिए हार्मफुल नहीं है क्योंकि उसके फादर ने कहा था कि व्हाइट मेकअप खराब होता है। फार्मा ने समझाया कि उसकी क्रीम में हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है जो व्हाइट पाउडर में होते हैं, इसीलिए ये सेफ है। एलेनोर ने ये जानकर आश्चर्य जताया कि लीड और मरकरी कितना नुकसान कर सकते हैं और फार्मा को सुझाव दिया कि वो एम्प्रेस से बात करें ताकि वो ऐसे कॉस्मेटिक पर बैन लगाए। हफ्ते के एंड में चेलो फार्मेसी पर वापस आई और फार्मा ने उसे मेकअप दिया जो उसने बनाया था। शुरू में चेलो इस कैपिटल थी, लेकिन जब उन्होंने उसे इस्तेमाल करने के लिए मनाया तो अपनी सुंदरता देखकर अमेज्ड हो गई। समय के साथ फार्मा का मेकअप सेटअप पॉपुलर हो गया और लेडीज रोज खरीदने आने लगी। इस सेल एक्सप्लोजन की एक समस्या ये थी कि वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक दोपहर चालो अपने दोस्त के साथ आई और निराश हुई कि कॉस्मेटिक सोल्ड आउट थे। फार्मा ने सप्लाई और डिमांड्स की समस्या समझाई तो चालो ने सुझाव दिया कि वो एक और दुकान खोले जो केवल कॉस्मेटिक के लिए हो। उसने स्टोर के लिए फाइनेंस करने और स्टाफ हायर करने की पेशकश की, ये वादा करते हुए कि फार्मा ही प्रोप्राइटर रहेगा। केंड्रिक ने फार्मा को चोले की ऑफर स्वीकार करने की सलाह दी और इस तरह मेडिक्यू कॉस्मेटिक स्टोर खुला और कुछ हफ्ते बाद चोलो ने स्किल्ड स्टाफ हायर किए जो सभी फार्मास्टिक थे और चाइल्ड बर्थ के कारण नौकरी खो चुके थे। यह सुनकर फार्मा ने कहा कि वो मैटरनिटी और फैमिली लीव लागू करें ताकि लेडी फैमिली की देखभाल के लिए नौकरी खोने की चिंता ना करें। कुछ दिन बाद चार्लोट ने एक और रिव्यू किया और इस बार सभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव में थे। बाद में फार्मा ने कुछ कॉस्मेटिक एम्प्रेस को दिए और जब उसने नया मेडिसिनल लिप ग्लोस ट्राई किया तो वो चाय पर बैठ गई। फार्मा ने एम्प्रेस का धन्यवाद किया कि उसने उसकी सलाह मानी और व्हाइट पाउडर और अदर हार्मफुल कॉस्मेटिक पर बैन लगा दिया। एलिजाबेथ ने चेतावनी दी कि जिन स्टोर्स ने बैंड प्रोडक्ट बेचे थे वो कोलैप्स के कगार पर हैं और हो सकता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इस पर फार्मा ने कहा कि वो अपनी कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन प्रूफ प्रोसेस को पब्लिक करना चाहता है और एलिजाबेथ ने कहा कि ये डिसीजन बुद्धिमानी भरा है, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी कीमतें बढ़ाएं ताकि अदर मर्चेंट के पास मुकाबला करने का मौका रहे। फार्मा ने सहमति जताई। कुछ हफ्ते बाद ब्रूनो अपने नए एरिया मार्केरा में अपने परिवार के साथ गया और ट्रेड रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए उसने फार्मा को वहां एक्सप्लोर करने का कहा। फार्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो ऑफिस छोड़कर ब्लेंचे, चार्लोट और एलेनोर के साथ बीच पर गया। ब्लेंचे और चार्लोट सैंड कैस्टल बना रही थी, लेकिन ब्लेंचे बोर हो गई और फार्मा ने पानी में जाने की परमिशन मांगी। फार्मा हेजिटेट था क्योंकि ना ब्लेंचे तैर सकती थी ना चार्लोट, लेकिन लड़कियों ने वादा किया कि वो केयरफुल रहेगी। इन्हें मना नहीं कर पाया तो उसने कहा कि वो केवल अपने पैर पानी में डुबो सकती है और लड़कियां एक्साइटेड में पानी की ओर दौड़ी। उन्हें जाते देख एलेनोर ने कहा कि वो भी पानी में जाएगी। फार्मा ने उसकी स्विमवियर न होने की बात कही, लेकिन उसने कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं। उसने अपनी बेल्ट उतारी जिससे फार्मा घबरा गया कि शायद वो प्राइवेट शो देने वाली है। शुक्र था कि उसने केवल बेल्ट उतारी और पानी में जाने से पहले उसने फार्मा को भी साथ आने के लिए कहा। फार्मा जवाब देने वाला था कि ब्लेंचे और चार्लोट ने ध्यान अट्रैक्ट किया तो उसने एलेनोर को मना कर दिया। एलेनोर के जाने के बाद उसने फिर से लड़कियों को देखा और ब्लेंचे की खुशी देखकर उसे अपनी पिछली जिंदगी की छोटी बहन याद आ गई। वो अक्सर बीच पर जाते थे, लेकिन क्योंकि उसकी बहन बहुत छोटी थी वो उसे पानी में जाने नहीं देता था। फार्मा ने वादा किया था कि बहन बड़ी होगी तो वो साथ में तैरेंगे, लेकिन उसकी बीमारी के कारण वो वादा पूरा नहीं कर पाया। अपनी बहन को सोते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो ज्यादा यादों में खो नहीं सका क्योंकि उसे चार्लोट की चीख सुनाई दी। लहर ने ब्लेंचे को समुद्र में खींच लिया था और क्योंकि दोनों लड़कियां तैरना नहीं जानती थी चार्लोट कुछ नहीं कर सकती थी। फार्मा ने तुरंत रिएक्ट किया
अपने अंदर के माइकल फेस को जगाते हुए वो ब्लेंचे की ओर तेरा, लेकिन लहर उसे दूर खींच रही थी। एलेनोर जो फार्मा के ठीक पीछे थी, उन लोगों के पास पहुंचने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी, लेकिन फार्मा ने तेज लहरों से हार नहीं मानी। अनफॉर्चुनेटली ब्लेंचे जल्दी ही पानी के नीचे चली गई और फार्मा ने बिना हिचकिचाए उसके पीछे कूद पड़ा। वो अपनी डूबती बहन तक पहुंचने की कोशिश करते हुए अपनी दूसरी बहन को याद करने लगा, जिसे वो बचा नहीं पाया था। वो नहीं चाहता था कि ब्लेंचे के साथ भी ऐसा ही हो, इसलिए वो लहर के खिलाफ लड़ता रहा। दुर्भाग्य से लहर बहुत तेज थी और वो केवल उसका नाम चिल्ला सकता था। अचानक उसके मार्क चमकने लगे और एक तेज रोशनी पानी से निकली, जिससे चार्लोट जो समुद्र के किनारे पर थी चौंक गई। अगले ही पल फार्मा जिस एरिया में था वहाँ का सारा पानी गायब हो गया और वो खुद को सूखे समुद्र तल पर पाया। एलेनोर और ब्लेंचे भी वहीं थी, लेकिन एलेनोर ही होश में आई। उसने देखा कि फार्मा ने अपनी डिवाइन आर्ट का यूज करके पानी को रोक दिया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि रेत पूरी तरह सूखी थी। जब वो किनारे पहुंचे तो ब्लेंचे होश में आई और फार्मा ने उसे गले लगाया। एलेनोर ने पूछा कि उसने जो पावर यूज की वो क्या था और फार्मा ने कहा कि शायद ये एक नेगेटिव एट्रीब्यूट डिवाइन आर्ट थी। एलेनोर ने बताया कि नेगेटिव एट्रीब्यूट सब्सटेंस की मात्रा कम करता है, लेकिन फार्मा ने जो किया वो उस एरिया से सारा पानी हटा देना था। ये सुनकर फार्मा चौंक गया, लेकिन वो उसे गलत साबित नहीं कर सका। जब उसने चार्लोट को डरते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी असली पावर का खुलासा कर दिया है। तभी एलेनोर ने कहा कि जो उसने किया वो अद्भुत था और ब्लेंचे को बचाने में उसने जो शानदार काम किया। ये सुनकर फार्मा को राहत मिली, क्योंकि भले ही वो अपनी पिछली जिंदगी में अपनी बहन को नहीं बचा पाया था, लेकिन इस नई जिंदगी में उसने ऐसा किया था। उस रात वो बिस्तर पर बैठा उस घटना के बारे में सोच रहा था और महसूस किया कि अगर वो लापरवाह होता तो एलेनोर और ब्लेंचे को नुकसान पहुंच सकता था। तभी चार्लोट आई कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन फार्मा ने कहा कि नहीं। वो जाने लगी, लेकिन फिर रुकी और फिर से उसे देखकर उस घटना का जिक्र किया। फार्मा ने उसे डराने के लिए माफी मांगी, लेकिन चार्लोट ने पूछा कि क्या उसने अपना दिमाग समुद्र के पानी से बदल दिया है और कहा कि जो उसने किया वो अब तक की सबसे बहादुरी चीज थी जो उसने देखी थी। उसने माफी भी मांगी कि वो ब्लेंचे के पीछे नहीं गई जब लहर ने उसे खींचा, लेकिन फार्मा ने कहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने कहा कि वो खुश है कि चार्लोट किनारे पर रही, क्योंकि अगर उसे कुछ होता तो वो खुद को माफ नहीं करता, क्योंकि वो उसे फैमिली जितना ही इम्पोर्टेंट मानता है। चार्लोट का ये सुनकर खुशी हुई और उसने आंसू बहाते हुए धन्यवाद दिया। इस बीच फार्मा के नदी के किनारे पर किए गए कार्य की खबर टेम्पल तक पहुंची और सालोमोन जो हेड इन्क्विजिटर था उसने ढूंढ कर खत्म करने का ऑर्डर दिया। कुछ दिन बाद फार्मा कैपिटल लौट आया और अपनी फार्मेसी फिर से खोल दी। वो एलेनोर से बात कर रहा था कि शॉप कितनी भीड़ भाड़ वाली हो गई है। वो चर्चा कर रहे थे कि उसने देखा कि कमरे के कोने में दो कोक पहने लोग खड़े थे। उन्हें नए कस्टमर समझकर फार्मा उनके पास आया, लेकिन उन्होंने उसे घूरा और बिना कुछ कहे चले गए। अगली सुबह जब गार्ड की शिफ्ट बदली तो एक ब्लाइंड फोल्डेड घोड़ा जो सेडिमेंट से भरी गाड़ी खींच रहा था फार्मेसी में घुसा और टकरा गया। घटना तुरंत ब्रूनो और फार्मा को रिपोर्ट करी गई और ब्रूनो ने जांच का ऑर्डर दिया। जब उसने फार्मा से पूछा कि क्या उसके मन में कोई शक है तो फार्मा का ध्यान तुरंत वेरनोर और रिस्ट की ओर गया, लेकिन उसके पास ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए उसने अपने फादर को नहीं बताया। बाद में जब वो फार्मेसी पहुंचा तो उसने वर्कर को जगह साफ करते देखा और कैट्रिज से अपडेट मांगा। दोनों अंदर गए और कैंट्रिक ने अपनी डिवाइन आर्ट से जगह को सुरक्षित किया, लेकिन कहा कि सेंडिमेंट को मैन्युअली हटाना होगा। वो चर्चा कर रहे थे कि तभी जिन टेटोइड गीगा चैट के साथ आया जिन्होंने मदद के लिए आने की बात कही। फार्मा ने उनका धन्यवाद किया। जैसे ही वो काम शुरू कर रहे थे कुछ कम्युनिटी के मेंबर भी मदद के लिए आए और फार्मा ने उनका दिल से थैंक यू किया। सफाई के दौरान एक लेडी दौड़ते हुए आई और फार्मा से कहा कि उसके फादर अचानक बेहोश हो गए हैं, मदद करें। वो कंट्री साइड गए और खुले मैदान में पहुंचे, लेकिन जब फार्मा ने लेडी से सवाल किया तो वो गायब हो गई। अगले ही पल टेम्पल के प्रीस्ट और सेलामोन ने फार्मा से पूछा कि क्या वो मार्केरा के समुद्र को मिटाने वाला है। जब फार्मा जवाब नहीं दे पाया तो सालोमोन ने बताया कि वो होली किंगडम के इन्क्विजिटर हैं। इससे फार्मा को वो दिन याद आया जब एलेनोर ने उसे टेम्पल और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। उसने कहा कि टेम्पल दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल रीजनल ग्रुप है
जो नवजात शिशु के गार्डियन डेटी का डिटर्मिनेशन करता है, उन्हें एरिस्टोक्रेटिक स्टेटस देता है, नेशन के रूलर चूज करते हैं और उन्हें उनकी थड़ी और ताज प्रदान करता है। उसने इंक्यूजन ऑफिस के बारे में भी बताया था, जो एक रूडलेस इलाइट ग्रुप है जो इविल स्पिरिट और हेरेटिक्स को खत्म करता है, जो अपने डिवाइन आर्ट का दुरुपयोग करते हैं। प्रेजेंट में सालमोन ने अपना परिचय दिया और फार्मा से कहा कि वो परेशानी से बचने के लिए पीछे हट जाए। फार्मा ने ऐसा किया, लेकिन प्रिस्ट ने उसे ब्लाइंडिंग सर्कल में फंसाने की कोशिश की। आश्चर्यजनक रूप से ये काम नहीं किया और फार्मा ने कहा कि वो इविल स्पिरिट नहीं है, लेकिन वो फेट नहीं कर रहे थे। एक प्रिस्ट ने डिवाइन फायर से हमला किया ताकि वो अपनी असली शक्ल दिखाए, लेकिन फार्मा ने नाइट्रो गैस बैरियर बनाकर ऑक्सीजन हटा दी और आग बुझा दी। दूसरे प्रिस्ट ने आइस से हमला किया, लेकिन फार्मा ने पानी को लाकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। चौंककर सैलमोन ने ऑर्डर दिया कि फार्मा को जीवित पकड़ने की कोशिश छोड़कर उसे वहीं मार डालो। ऑर्डर पर प्रिस्ट ने एक साथ हमला किया, लेकिन फार्मा ने आइस बैरियर से खुद को बचाया। जब उन्होंने देखा कि पीछे नहीं हटेंगे, तो अपनी पावर का एक झलक दिखाने का फैसला किया। प्रिस्ट डिफेंसिव बैरियर बनाने से पहले फार्मा ने उन्हें तेज हवा और तेज रोशनी से मारा, जिससे सालमोन घोड़े से गिर गया। चिंतित होकर अदर प्रिस्ट घोड़े से उतरे और सालमोन के पास दौड़े, लेकिन वो जमे हुए रह गए। जब उन्होंने फार्मा के ऊपर एक बड़ा आइस ब्लॉक देखा जो अवतार स्टेट में था, तभी सैलमोन ने उसके हाथ पर मार्क देखा और कहा कि वो अंधा मूर्ख था जो सामने की चीज नहीं देख पाया। उसके अनुसार फार्मा का शेडो नहीं था, क्योंकि वो गॉड पेनाथियोस था। तुरंत अदर प्रिस्ट घुटने टेक कर फार्मा से माफी मांगने लगे। सैलमोन ने अपनी जान खत्म करने की कोशिश की ताकि वो अपने पाप की क्षमा कर सके, लेकिन फार्मा ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वो नहीं चाहता कि कोई उसके कारण घायल हो और अपने डिवाइन आई से सैलमोन की चोट की जांच की। जब उसने पाया कि ये ओपन फ्रैक्चर है, तो उसने सोचा और डिसीजन लिया कि वो खुद फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करेगा। फार्मा ने एक स्टोन टेबल बनाया और प्रिस्ट से कहा कि सैलमोन को उस पर रखे। फिर कैरिज बुलाने को कहा। एक टेंट टेबल के चारों ओर लगाया गया और फार्मा ने स्टेप समझाई और परमिशन मांगी। परमिशन मिलने पर उसने स्पाइनल टेप किया ताकि दर्द कम हो और आइस के टुकड़े से मेंशन किया कि दर्द गया है। सैलमोन ने इससे आश्चर्यचकित था और सोचने लगा कि क्या ये गार्डियन डेटी का चमत्कार है। फार्मा ने उसकी गलतफहमी को नजरअंदाज किया और ट्रीटमेंट जारी रखा। जब वो खत्म हुआ तो फार्मा जाकर अदर प्रिस्ट को बताया कि सैलमोन की जान खतरे में नहीं है और उसने टेम्पल ले जाने को कहा। ग्रेटफुल प्रिस्ट ने पूछा कि वो उसकी कैसे मदद कर सकती हैं और फार्मा ने कहा कि वो जो देखा उसे सीक्रेट रखो। कुछ महीने बाद सैलमोन, जो अब शहर के टेम्पल का नया बिशप था, फार्मेसी पे अचानक आया। सैलमोन एक गिफ्ट लेकर आया और एलेनोर और चार्लोट को मिठाइयों का एक डिब्बा देने के बाद उसने अपना ध्यान फार्मा की ओर मोड़ा। उसने यंग मास्टर का धन्यवाद किया कि उसने उसकी जान बचाई और उसके पीछे पड़ने से हुई सारी परेशानियों के लिए माफी मांगी। फिर उसने बताया कि फार्मा की सेवा में बने रहने के लिए उसने कई प्रोसेस अपनाई है और वो बिशप का समर्थन करता है। साथ ही उसने कैपिटल में शेडोलेस हेरेटिक बॉय के बारे में अफवाहें रोक दी थी। बातचीत बदलते हुए फार्मा ने पूछा कि वो जरूरत से ज्यादा गार्ड के साथ क्यों आया है, तो सैलमोन ने कहा कि वो बिशप को एकोमोडेट करने के लिए टाइम चाहता है। फार्मेसी जल्दी बंद कर दी गई और सैलमोन ने फार्मा को एक वेंड दिया जो टेम्पल में सदियों से रखा गया था। उसने कहा कि इसका नाम पेंक रेबडोस है और फार्मा ने पूछा कि क्या वो इसे रख सकता है। सैलमोन ने आश्वासन दिया और उसे उठाने के लिए मोटिवेट किया। जैसे ही फार्मा ने वेंड उठाया, वो चमकने लगा और सैलमोन ने खुशी से बोला कि वेंड ने फार्मा को स्वीकार कर लिया है।